तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। 1892 की बात है। स्वामी विवेकानंद केरल के प्रवास पर थे। तकरीबन 1 महीना उन्होंने केरला में गुजारा। केरला के त्रिशूर में उनकी तमन्ना थी कि कोडंगलूर मंदिर के दर्शन वो कर लें। स्वामी जब वहां पहुंचे तो पुजारियों ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। उन्होंने 3 दिन इंतजार किया, लेकिन तब भी पुजारी अंदर घुसने देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो तय नहीं कर पा रहे थे कि विवेकानंद ऊंची जाति के हैं या पिछड़ी जाति के। ये देखकर स्वामी विवेकानंद ने त्रावणकोर राज्य को पागल खाने की श्रेणी दी और वहां से वो चले गए। 1892 से 1920 आ गया। समाज में थोड़ा बहुत बदलाव आया, लेकिन दक्षिण भारत टस से मस हुआ नहीं। त्रावणकोर में पिछड़ी जातियों को राजमार्गों पर चलने तक की मनाही थी। अपार्थीड कहेंगे हम इसे। त्रावणकोर के राजा के मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर दलितों का प्रवेश प्रतिबंधित था। फेमस वायकॉम सत्याग्रह इसी प्रतिबंध को हटवाने के लिए किया गया था, जिसे महात्मा गांधी और दक्षिण भारत में सामाजिक सुधार का बिगुल फूंकने वाले ईवी रामास्वामी उर्फ पेरियार जैसे बड़े नेताओं का समर्थन मिला और लंबे संघर्ष के बाद 1925 में सफलता भी। दक्षिण भारत में इस तरह के अनगिनत उदाहरण हैं, जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ कभी दलितों के साथ किस स्तर पर भेदभाव हुआ करता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिल गई तो दलितों और पिछड़े वर्ग को लगा कि संविधान के जरिए अब सामाजिक एकरूपता आएगी, क्योंकि किताब में लिख दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आई भी लेकिन सिर्फ दस्तावेजों में। आज़ादी के बाद भी ब्राह्मणों और दलितों के बीच टकराव बंद नहीं हुआ, बल्कि ये और बढ़ा। कई ऐसे मौके भी रहे जब ऐसे मामले न्याय की देहरी तक पहुंचे, लेकिन फिर भी पिछड़ों और दलितों को न्याय नहीं मिल पाया। 1968 में भी एक ऐसी घटना हुई थी। उस साल 25 दिसंबर की रात तमिलनाडु के तंजावुर जिले के किलवेमनी गांव में 44 दलितों को जलाकर मार डाला गया। मरने वालों में कई औरतें और बच्चे भी शामिल थे। हत्यारों में से किसी एक को भी सजा नहीं हुई, जबकि आज़ाद भारत में सबसे शुरुआती और सबसे हिंसक अपराधों में से एक था। आज हम इसी किलवेमनी नरसंहार की बात करेंगे। कैसे हुआ था यह हत्याकांड? आखिर क्यों पूरे देश को हिलाने वाले इस हत्याकांड में किसी एक आरोपी को भी सजा नहीं हुई? नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों का हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। किलवेमनी हत्याकांड या नरसंहार सदियों से चली आ रही ब्राह्मण बनाम दलित वर्चस्व की लड़ाई का ही एक और पड़ाव था। इसे समझने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि 500 से लेकर 750 ईस्वी तक दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद का उत्थान हुआ। कांची के पल्लव से लेकर बादामी के चालुक्य और मदुरै के पांड्य वंशजों ने तक ब्राह्मणों और मंदिरों के पुजारियों को खुश रखने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। उन्हें रुपया पैसा दिया, सोने के सिक्कों के अलावा टैक्स फ्री जमीनें और मवेशियों का दान भी। राजा के दरबार में उनका बिल्कुल अलग लेवल का सम्मान था। इसका नतीजा ये हुआ कि दक्षिण भारत के अधिकांश जमीन पर क्रमशः ब्राह्मण समाज का एकाधिकार होता गया। इनमें काम करते थे खेतिहर किसान, यानी कथित नीची जाति के हिंदू मजदूर। इन मजदूरों के पास अब अपनी जमीन तो थी नहीं, तो वो रोजी रोटी के लिए सवर्णों पर ही निर्भर थे कि उनकी जमीन पर काम करेंगे तब गुजारा होगा। इसी दौरान जब कई मजदूर गुलामी से परेशान होकर बौद्ध धर्म अपनाने लगे तो सवर्णों और उनके बीच की खाई कुछ चौड़ी हुई। छिटपुट विद्रोह की आवाजें भी सुनाई देने लगी। अब यहाँ एक चीज जानने वाली है। मोटा माटी हमने आपको ये बता दिया कि उस समय सवर्णों और पिछड़ी जातियों के बीच रिश्ते कैसे थे। अब आते हैं किलवेमनी नरसंहार पर। 1960 के दशक की बात है। उस समय तमिलनाडु के तंजावुर जिले को तमिलनाडु का राइस बोल कहा जाता था। इस एक जिले में पूरे राज्य का 1/3 चावल उग जाता था। खेती वाली जमीनों पर नियंत्रण सवर्णों का था। तंजावुर में भूमिहीन मजदूरों की संख्या भी अन्य जिलों से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वहां रोजी मिलती थी। पूरे राज्य के ऐसे मजदूरों में से करीब 35 से 40% यहीं के खेतों में काम किया करते। इनमें से अधिकांश दलित थे। ये बंधुआ मजदूरों की तरह काम किया करते। जमींदारों को किसी तरह का डर नहीं था, क्योंकि राजनीतिक रूप से भी वो ताकतवर और प्रभावशाली होते थे। समाज में तो उनका स्टेटस था ही। उनके खेतिहर मजदूरों से काम लेने के अपने तरीके थे। गुलामों जैसा व्यवहार होता था। बहुत कम दिहाड़ी और काम का कोई समय नहीं था कि अगर कोई मजदूर उठकर सवाल कर दे तो उसे जमींदार के गुर्गे कोड़े मारते थे, गोबर मिला पानी पिला देते थे। कुल मिलाकर खेतिहर मजदूरों का दम घुट रहा था। आजादी के करीब 20 साल बाद 1967 के तमिलनाडु चुनाव में पहली बार द्रविड़ मुनेत्र कज़गम डीएमके ने बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली।
अब डीएमके वो पार्टी थी जो पेरियार के सिद्धांतों से प्रभावित कही जा रही थी, यानी जो कहती थी कि वो दलित, शोषित और वंचित वर्ग का विशेष ख्याल रखेगी। इस सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री थे सीएन अन्नादुरई। डीएमके की सरकार आने के बाद सामाजिक सुधार वाले कई फैसले लिए भी गए। ये देश का पहला राज्य बना जहां बिना पंडितों की मौजूदगी वाली शादियों को सरकार ने मान्यता प्रदान की। उस समय तमिलनाडु में कम्युनिस्ट पार्टी का भी बोलबाला था, जो मजदूरों और दलितों के लिए झंडा उठाए हुए थी। कुल मिलाकर आज़ादी के बाद ये एक ऐसा समय था जब लगने लगा था कि तमिलनाडु में सामाजिक एकरूपता अब हकीकत बन सकती है। इसी समय हरित क्रांति आई और जमींदारों की जेबें और भरने लगी क्योंकि फर्टिलाइजर्स आ गए। पर खेती और मजदूरों की आर्थिक हालत में तो कोई सुधार नहीं हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी को आवाज और बुलंद करने का अच्छा मुद्दा अब मिल गया, उनको पिच पे खेलने का मौका मिल गया। उन्होंने किसान मजदूरों को अपने झंडे के नीचे एकजुट किया। कुछ ही महीनों में तंजावुर जिले में खेती और किसानों का मनोबल इतना बढ़ा कि एक बड़ा आंदोलन तैयार हुआ। परंपरागत रूप से जो सालों से उत्पीड़न सह रहे थे, उनकी इस नई आवाज ने जमींदारों के बीच बहुत घबराहट पैदा की। तुरंत जमींदारों ने एक मीटिंग बुलाई। इसमें मजदूरों के आंदोलन को दबाने के लिए जमींदारों ने धान उत्पादक संघ पीपीए नाम की एक एसोसिएशन बना ली। अब एक तरफ जमींदारों की एसोसिएशन थी तो दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली एग्रीकल्चरल वर्कर्स एसोसिएशन। कम्युनिस्ट पार्टी ने मांग की कि मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ा दी जाए और उन्हें अन्य लाभ भी दिए जाएं। दिनों दिन ये मांग तेज होती जा रही थी। बड़ी संख्या में मजदूरों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया था। जमींदारों ने इसके जवाब में मजदूरों से कम्युनिस्ट पार्टी का साथ छोड़कर खेतों में लौटने को कहा। धमकी दी कि अगर उन्होंने किया नहीं ऐसा तो बाहर से मजदूर बुलाकर खेतों में उनसे काम करवाया जाएगा, आपकी नौकरी गई। लेकिन जब मजदूरों ने बात मानी नहीं तो एसोसिएशन ने फसल कटाई के लिए बाहर से मजदूरों को बुलाया। बस यहीं से आंदोलन खूनी रंग लेने लगा। स्थानीय मजदूरों ने बाहरी मजदूरों को खेतों में काम करने से रोकने की कोशिश की। नवंबर 1968 में कई बार झड़पें भी हुई। तंजावुर के किलवेमनी गांव के जमींदार थे गोपाल कृष्ण नायडू। पूरे इलाके में इनका दबदबा था, राजनीतिक पकड़ थी। दिसंबर 1968 में नायडू के गुर्गों ने गांव में एक चाय बेचने वाले के साथ मारपीट की और उसको अगवा कर लिया। इस चाय बेचने वाले पर आंदोलनकारी मजदूरों का साथ देने का शक था। जब मजदूरों को ये बात पता चली तो दोनों पक्षों के बीच जमकर टकराव हुआ। मजदूर उस दुकानदार को तो छुड़ा लाए, लेकिन इस दौरान हुई हिंसा में जमींदार गोपाल कृष्ण नायडू के एक गुर्गे की मौत हो गई। अब क्या था, लड़ाई आर पार की हो गई। नायडू ने इसे अपनी शान में बड़ी गुस्ताखी माना और गुर्गों की एक बड़ी फौज इकट्ठा की। 25 दिसंबर की रात को गाड़ियों में भरकर ये गुर्गे किलवेमनी गांव की तरफ भेजे गए। दराती जैसे बड़े बड़े हथियार, बंदूकें, तलवारें सब कुछ इनके हाथों में थे। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि वो लम्हा सिहराने वाला था जब गोपाल कृष्ण नायडू के गुर्गे किलवेमनी पहुंचे। रात 10 बजे का वक्त था। हथियारों से लैस जमींदारों के गुंडे पुलिस की गाड़ियों में भरे हुए थे। दलितों की बस्ती के पास ये गाड़ी रुकी और उतरते ही बस्ती के चारों ओर से घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। बस्ती से जो भी सड़क गांव के बाहर जाती थी सब बंद कर दी गई थी। दलित समाज की तरफ से पत्थरबाजी हुई जिससे उन्हें किसी तरह बच्चों और औरतों को बाहर निकालने का मौका मिला, लेकिन बंदूक का मुकाबला पत्थर कैसे कर पाते। जो भाग पाए वो भागे, अपने बच्चों को गोद में उठाकर भागे। पूरे प्रयास हुए लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं, कोई मदद नहीं मिली। दलित बस्ती के सबसे आखिर में एक बड़ी सी झोपड़ी थी। इसके बाद दीवार यानी बस्ती यहीं पर खत्म होती थी, जिसके पार जाना मुमकिन नहीं था। तकरीबन 44 लोग बचने के लिए इस झोपड़ी में छिप गए। आतंक मचाते हुए नायडू के गुर्गे इस झोपड़ी तक पहुंचे और उसका दरवाजा बाहर से बांध दिया, फिर तेल छिड़ककर झोपड़ी में आग लगा दी। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि कुल मिलाकर 44 लोग जलकर मर गए। इनमें से 23 बच्चे थे और 16 महिलाएं। बताया जाता है कि इसके बाद हत्यारे पुलिस की गाड़ियों में ही बैठकर नजदीक के थाने पहुंचे और खुद को जवाबी हिंसा से बचाने की पुलिस से गुहार लगाई। ये कथित ऊंची जातियों के लोगों का रसूख था कि पुलिस ने उन्हें सुरक्षा भी दी, लेकिन वारदात बहुत बड़ी थी और इससे पूरे राज्य में हंगामा मचा। इसलिए नायडू समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई ने अपने 2 मंत्री अगले दिन घटनास्थल पर भेजे। उनमें से एक थे एम करुणानिधि। इसके बाद घटना की जांच हुई। जमींदार गोपाल कृष्ण नायडू दोषी पाए गए।
नागापट्टिनम जिला अदालत ने उन्हें और अन्य दोषियों को 10 साल की सजा भी सुनाई। दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील की और साल 1975 में अदालत ने सभी को सबूतों के अभाव के चलते बरी किया। फिर 5 साल बाद 1980 में मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट। उसने भी हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई, यानी एक भी आरोपी को सजा नहीं हुई। अब अदालत ने नायडू को माफ कर दिया था, लेकिन किलवेमनी गांव के लोग उस वारदात को भूले नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के कुछ रोज बाद ही एक दिन कुछ लोगों ने नायडू पर अटैक किया। दौड़ा कर बीच सड़क पर बेरहमी से उनकी भी हत्या हुई। हत्या का आरोप लगा नंदन नाम के एक 20 साल के लड़के पर। जानते हैं नंदन कौन था? नंदन वो था जिसने 25 दिसंबर 1968 की रात को किलवेमनी में अपने कुछ लोगों को एक झोपड़ी में जलते देखा था। उस दिन एक आग उसके सीने में भी लगी, जिससे बुझने में 12 साल लग गए। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर कंक्लूड होता है, जिसे लिखा हमारे साथी अभय ने। हम एक बात क्लियर कर दें कि हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। आपने ये जो एपिसोड देखा उसे हमारे साथी जतिन ने रिकॉर्ड किया था। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। तब तक आप देखते रहिए दी ललन टॉक।